दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। रेखा, पलक, तुम्हारी यह हालत किसने की और तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है और तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो तुम्हारे आने में वक्त है ना। छोड़ो इन सब बातों को, सबसे पहले तुम यह बताओ तुम्हारी यह हालत किसने की? पलक, मुंबई के लोगों ने। क्या? कुछ घंटे पहले। पलक, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? मुझे तो यह पता भी नहीं है कि वह लोग मुंबई छोड़कर कहाँ चले गए। मैं जाऊँ तो कहाँ? नहीं, मैं सबसे पहले मुंबई जाती हूँ। क्या पता मुझे वहीं जाकर कुछ पता चल सके कि वह लोग कहाँ गए और वह जेल में वह औरत क्या कहना चाहती थी। इन सारे सवालों के जवाब तो मुझे मुंबई ही जाकर मिलेंगे। मुंबई, कपाड़िया मेंशन। पलक अब ठीक कपाड़िया मेंशन के बाहर खड़ी थी। जब उसने कपाड़िया मेंशन देखा तो वह देखती ही रह गई। उसने देखा कि वह घर कम, भूत बंगला ज़्यादा नजर आ रहा था। पलक जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो अंदर भी बहुत बुरा हाल था। सारे कुर्सी मेज इधर उधर टूटी हुई पड़ी थी, दरवाजे तक टूटे पड़े थे और सारे बंगले में गोलियों के निशान तक छुपे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जमकर यहाँ फायरिंग हुई हो। फिर पलक अपने कमरे की तरफ गई। जब उसने अपना और करण का कमरा खोला तो वह वहाँ का हाल देखकर चौंक गई। पलक के कमरे में जितना भी सामान था सब में आग लगी हुई थी। सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दीवारों पर जहाँ करण और पलक की शादी की तस्वीरें लगी थी वहाँ से फ़ोटो फ्रेम ही टंगा था, क्योंकि अंदर की फ़ोटो तक जल गई। पलक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। इतना बुरा कपाड़िया मेंसल का हाल कैसे हुआ? पलक जैसे अपने कमरे से निकलकर बालकनी में आई तो उसने बाहर से किसी ने देख लिया। जब किसी ने पलक को देख लिया तो होना क्या था? वही जो अभी तक इस बंगले में होता आया था। उस शख्स ने सारे में ढिंढोरा पीट डाला। देखो भाई देखो, आज फिर से 7 साल बाद कपाड़िया मेंसर के गेट खुले हैं और आई है उनकी बहू रानी पलक कपाड़िया। जैसे उस आदमी ने यह सारी बातें चीख चीख कर कही तो बहुत सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और कहने लगे, ओ तुम मिल गई हत्यारन को जमानत। जैसे बहन वैसे यह हत्यारन। जिस तरह उन लोगों ने रूपल को नहीं जीने दिया, इसी तरह हम भी इस हत्यारन को नहीं जीने देंगे। इन सब बातों से बेखबर पलक बेसुध होकर अपने घर की ओर देखे जा रही थी। वह ख्यालों में इस तरह डूबी हुई थी कि उसे बाहर होने वाली क्रियाओं का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि किस तरह मेंशन कभी फूलों की तरह महका करता था और आज यहाँ सिर्फ आग ही गदगद है। निकालो बाहर, निकालो उस हत्यारन को, निकालो बंगले से बाहर। जैसे पलक ने यह सारी आवाज़ें सुनी तो पलक घबरा गई। पलक ने जैसे कमरे के बाहर निकलकर देखा तो वहाँ सारा मोहल्ला इकट्ठा था। पलक, आप लोग सब यहाँ? इस घर के सारे लोग कहाँ चले गए? और पुष्पा ताई, आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? रूपल कहाँ है? रूपल की तो शादी हो गई होगी ना अब तक। ताई, यह सब क्या हो गया? इस मेंशन में ऐसा भी क्या हुआ और यहाँ के सारे लोग कहाँ चले गए? लेकिन पुष्पा ताई ने पलक की एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उल्टा सारे लोगों ने पलक को पकड़कर बंगले से बाहर घसीट कर लाने के लिए कहा। ताई के कहते ही तुरंत वहाँ से 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडों ने पलक की बाजू पकड़ी और उसे धक्का देते हुए बंगले से बाहर घसीट कर ले आए। पलक, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप लोग क्या कर रहे हो? कोई मुझे बताएगा भी? आप सब यह क्या कर रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? और आप लोग मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? कोई मुझे बताएगा भी? मेरी फैमिली कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? पुष्पा ताई, अरे कितनी बकर बकर करती है, या तेरी बकर बकर सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। महारानी पूछ रही है आपकी बेटी कहाँ है? तेरे देवर ने मार दी जान से और भाग गए यहाँ से। जिस तरह उनको यहाँ से भगाया उसी तरह तुझे भी भगाएंगे हम यहाँ से। अरे नहीं नहीं, तू आई तो 2 पैरों पर है, पर आई जाएगी 4 कंधों पर। वह भी कहाँ? शमशान में। क्यों भाइयों, सही कह रही हो ना मैं? ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, मार डालो इसे, मार डालो इसे। इसे जीने का कोई हक नहीं है। पलक,
अरे आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? ऐसा भी क्या हो गया इन 7 सालों में जो आप लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? कोई मुझे बताएगा भी? दिनेश, पुष्पा ताई का पड़ोसी, हाँ हाँ, हम तो तुझे बताएंगे, पूरी राम कथा सुनाएंगे। कहीं की कलेक्टर है तू? जिससे पहले आगे पलक कुछ कह पाती तभी उस भीड़ में से किसी ने पलक के स्तर पर पत्थर फेंक कर मारा। उस पत्थर के लगने के बाद तुरंत पलक पर पत्थर की बरसात होनी शुरू हो गई। नीरज भाई भी कुछ शॉपिंग कर कर आ रही थी। उन्होंने देखा कि कपाड़िया मेंशन के बाहर भीड़ लगी हुई है, तो उन्हें कुछ शक हुआ। जब उन्होंने उस भीड़ में जाकर देखा तो लोग पलक पर पत्थर बरसा रहे थे। नीरज भाभी ने बहुत जल्दी से सारे लोगों पर चिल्लाना शुरू किया, तुम इस मासूम पर अपना जोर क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें उस दिन नवीन पर अपना जोर दिखाना चाहिए था जब उसने तुम्हारी बेटी को मारा था। क्यों रूपल ताई, 7 साल पहले आप कुछ कर पाई थी जो आज न्यायाधीश बन रही हो, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसे आप लोग सजा दे रहे हो। आप होते कौन हो? सारे मोहल्ले वाले एक साथ भाभी पर चिल्लाने लगे, तू होती कौन है हमें यहाँ सब सलाह देने वाली? नीरज, हट जाओ यहाँ से, वरना इसके साथ साथ कहीं तुम भी लपेटे मन में ना ली जाओ। सारे मोहल्ले वाले को गुस्सा बिल्कुल सातवां आसमान पर था, इसलिए नहीं हो तो भाभी ने नई समझदारी दिखाते हुए पलक के पास कहीं और उससे कहने लगी, मैं जानती हूँ बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर इन सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अभी तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, मौका मिले तो वापस आकर इन्हें सुधारना, लेकिन अभी तुम्हारा यहाँ से जाना ज़रूरी है। पलक, पर भाभी मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? अरे पलक, जाओ यहाँ से, इन सब बातों का वक्त नहीं है। पलक, लेकिन भाभी कहाँ जाऊँ, कहाँ है मेरी फैमिली? जैसलमेर जाओ, जल्दी जाओ। भाभी ने बड़ी मुश्किलों से वहाँ का माहौल सुधारने की कोशिश की और वहाँ से पलक को निकाला। पलक बस स्टैंड पर गई और बस में बैठकर निकल गई। सोनिया रेखा को बहुत देर से देखे जा रही थी। वह कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, इधर उधर घूम रही थी। आखिरकार सोनिया ने बाद में पूछ ही लिया, क्या हुआ जीजी, आप इस तरह इधर उधर क्यों घूम रही हो? रेखा, पता नहीं बहन, मन में बहुत अशांति सी चल रही है। मन बड़ा ही विचलित हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, जैसे पल भर में सब कुछ बदलने वाला हो और जिसकी तैयारियां पहले से की गई हो। कुछ तो अजीब घटने वाला है बहन। सोनिया, रे दीदी आप चिंता मत करो। वह आकांक्षा और करण की बातों को सुनकर आपके दिमाग में टेंशन पैदा हो गई है। आप ऐसा कीजिए, सबको बुला लाइए डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए। जैसे ही वह लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे तभी किसी ने बहुत ज़ोरों से बेल बजाने शुरू कर दी। सोनिया, अरे रामू, जाकर देखो तो जरा कौन है जो इतने ज़ोरों से बेल बजाए जा रहा है। रामू, हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, रुको जरा। रामू ने जैसे ही दरवाजे खोले तो वहाँ पलक खड़ी थी और जैसे ही रेखा ने पलक को देखा तो रेखा, पलक, तुम्हारी हालत किसने की? और तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? और तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? अभी तो तुम्हारे आने में वक्त है ना। छोड़ो इन सब बातों को, सबसे पहले तुम यह बताओ तुम्हारी यह हालत किसने की? पलक, मुंबई वालों ने। मेरा यह हाल मुंबई के लोगों ने किया। जब उन लोगों ने मुझे देखा, ना जाने क्यों मेरे ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़े। बस सब लोग एक ही स्वर में बोले जा रहे थे, मारो इसे, जान से मार दो, क्योंकि इन लोगों ने रूपल को जान से मार डाला। 7 साल पहले का हादसा इतना बेहद खौफनाक था कि उस हादसे को आज तक कोई भी नहीं भूला। वह तो अच्छा था नीरज भाभी का, उन्होंने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे पता है कि आप लोग जैसलमेर में हैं, इसलिए मैं वहाँ से बचते बचाते निकल कर यहाँ आप लोगों के पास आई हूँ। अब मुझे आप लोगों से जानना है कि ऐसा भी क्या क्या नवीन भाई ने जिससे आप लोगों को मुंबई छोड़ना पड़ा, और मेरी बहन कहाँ है? मुझे इन सारे सवालों के जवाब अभी के अभी चाहिए। रागिनी की माँ, बेटा तुम अभी इतना लंबा सफ़र तय करके आई हो, इंदौर से मुंबई, मुंबई से जैसलमेर, और तुम कितनी थक गई हो और तुम्हारे सर से भी खून निकल रहा है। एक काम करो, पहले तुम अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर नवीन और नैना के बारे में सब जान लेना। मासी, मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी फ़िक्र है, लेकिन कुछ लोगों की बातें मुझे इस तरह चुभ रही हैं। मुझे अभी के अभी जानना है। करण,
मान भी जाओ पलक, मैं तुम्हें 2 बार खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। मेरे खातिर पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर सुबह को डाइनिंग टेबल पर तुम्हें सब सच बता देंगे। फ़िलहाल थोड़ा आराम करो। पलक ना चाहते हुए भी करण की बात मान गई और चुपचाप करण के साथ अपने कमरे में चली गई। पलक के जाते विक्रांत ने सब लोगों से साफ साफ कह दिया, आप लोग मुझे इतने दिनों से चुप चुप कहते आ रहे हो, अब मुझसे भी नहीं रुका जाता। मुझे सब के बारे में जानना है। और अचानक से करण भाई की वाइफ कहाँ से टपक गई, मुझे भी सच जानना है। सोनिया, तुम अपने कमरे में जाओ। विक्रांत, अभी तुम छोटे हो और छोटे बनकर ही रहो। जब वक्त आ जाएगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रुको सोनिया, मुझे लगता है विक्रांत को सब सच पता होना ज़रूरी है। आखिर कब तक हम और किस किस से यह रात छुपाते फिरेंगे। शायद आज वह दिन आ गया है। रेखा ने सोनिया से कहा, तो सुनो विक्रांत, तुम्हारे करण भाई की शादी हो चुकी है और जैसा तुमने अभी अभी देखा उनकी वाइफ का नाम पलक है और तुम उनकी बेटी आकांक्षा के बारे में जान ही गए हो। और अब तुम कभी भी कुछ भी करण से कोई सवाल नहीं पूछोगे और पलक क्यों जेल गई थी वह जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। आकांक्षा से जाकर कह दो कि तुम्हारी माँ आ गई है, मिलेगी। पलक, मैं नहीं चाहती हमारी बेटी को हमारे अतीत के बारे में कुछ भी पता चले। मैं नहीं चाहती कि हमारे अतीत की काली परछाई मेरी बेटी के आने वाले भविष्य पर पड़े। करण, रूही को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कभी भी रूही को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जेल में क्यों गई थी। नहीं नहीं, पता चलना चाहिए माँ मुझे। आकांक्षा की इस एक आवाज़ ने पलक को पूरा हिलाकर फेंक दिया। पलक ने जैसे दरवाजे की तरफ पलट कर देखा तो वहाँ आकांक्षा खड़ी थी। बेटा तुम यहाँ, तुम कब आए? आओ ना मेरे पास। बैठी हूँ। पूरे 7 साल बीत गया अपनी बेटी से बिना बात किए। आज दोनों माँ बेटी बड़े ही चैन से बतलाएंगे। माँ, आप मुझसे दूर क्यों चली गई थी? पापा ने तो मुझसे यह कहकर मेरा मुंह बंद करा दिया कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो मैं कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो आप भी वापस लौट आए हो, अब तो मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ गए थे। करण, यह मत भूलो आकांक्षा, साथ ही साथ तुमने 3 साल तक कुछ भी ना पूछने का वादा भी किया है और जब समय आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी सही वक्त नहीं है। करण की इस बात पर आकांक्षा और करण दोनों बीच थोड़ी तू मैं हो गई, जिससे आकांक्षा वहाँ से उठकर भाग गई। पलक, इतने दिनों बाद तो मिली थी अपनी बेटी से और तुमने वह भी गुस्सा कर उसे यहाँ से भगा दिया। तुम चिंता मत करो पलक, इसकी तो थोड़ी देर की नाराज़गी है, तुम सह लोगी। अगर आकांक्षा को यह सारी बातें गलत तरीके से पता चलेगी तो तुम्हारी और आकांक्षा के रिश्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे तुम्हें लांघ पाना बहुत मुश्किल होगा। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सब लोग धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ गए। बस वहाँ विक्रांत और आकांक्षा नहीं थे। पलक, माँ आकांक्षा कहाँ है? वह अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आई। आप रुकिए, मैं उसे बुला लेती हूँ। जब आकांक्षा खाना खाने के लिए आ रही थी तो उसने देखा कि विक्रांत किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और कह रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है रागिनी, इस घर में चल के आ रहा है। अचानक से करण भाई की वाइफ आकर कहाँ से टपक गई। मुझे उनकी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस जितना पता है मैंने तुम्हें बता दिया। भाई की वाइफ पिछले 7 सालों से जेल में थी और उनके बारे में उनकी बेटी को कुछ नहीं पता और सब ने अपना मुंह भी बंद रखा हुआ है। कोई भी नहीं चाहता कि आकांक्षा को कुछ भी पता चले। अच्छा रागिनी, मैं फ़ोन रखता हूँ। सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए पहुँच गए हैं। विक्रांत तो वहाँ से बात कर अपने कमरे से निकल गया, लेकिन आकांक्षा ने खिड़की से खड़े होकर सारी बातें सुन ली। अब ना जाने आकांक्षा कौन सा तूफान लेकर आने वाली है। जैसे ही पलक उठकर आकांक्षा को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो उसने देखा कि वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। आकांक्षा को देखकर पलक अपनी जगह पर ही बैठ गई। जब आकांक्षा डाइनिंग टेबल के पास आ गई तो पलक ने आकांक्षा को अपने पास बैठने के लिए कहा, आओ आकांक्षा मेरे पास बैठो। कितने साल बीत गए, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना तक नहीं खिलाया, आओ मेरे पास बैठो। पलक के कई बार कहने पर भी जब आकांक्षा एक जगह ही चुपचाप खड़ी रही तो फिर उसने करण ने भी कहा, क्या हुआ आकांक्षा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारी माँ ने कितनी बार तुमसे अपने पास बैठने के लिए बोला और तुम हो ना बैठ रही हो
ना कुछ कह रही हो, बस चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी हो। पलक अपनी कुर्सी से खड़ी होकर आकाश गंगा पकड़कर आपके पास बैठने लगी। तभी आकांक्षा ने गुस्से में पलक को हाथ झटक दिया और कहा, जो हाथ हमेशा लोगों को परेशान करने के लिए उठते हैं, लोगों का कत्ल करने के लिए उठते हैं, और उनसे खाना कैसे खा सकती हूँ? पलक, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? रेखा, क्या इतने साल विदेश रहकर यही सब सीख कर आई हो? बड़ों से बात करने की तमीज़ तक नहीं सिखाई तुम्हें? करण, यह सब क्या है? आकांक्षा, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। जो हाथ लोगों के कत्ल करने के लिए उठते हैं, मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? ओह, कितने अनजान बन रहे हो आप सब लोग। क्या आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मुझे सब पता चल गया है। या मेरी माँ एक हत्यारन है। यह कत्ल के इंजाम में पिछले 7 सालों से जेल में थी। अब कहो आकांक्षा, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ दादी? आप कैसे? सबका मुंह बंद हो गया। अब क्यों किसी की भी जबान बाहर नहीं आ रही है? सबको साफ सूंघ गया क्या? करण, यह सब क्या कह रही हो तुम? और यह सब फालतू किसने कहा तुमसे? तुम्हारी माँ अपने इलाज के लिए विदेश गई थी। आकांक्षा, सच में पापा? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि माँ कौन से देश गई थी? करण, वो हाँ हाँ बताइए ना, कौन से देश गई थी? रुकिए, मैं बताती हूँ। माँ कोई देश विदेश नहीं गई थी। माँ मुंबई के सेंट्रल जेल में सड़ रही थी 7 सालों से। रेखा, यह क्या कह रही हो तुम? आकांक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? और तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ जेल क्यों गई थी? तुम्हारी माँ तुम्हें ही बचाने के लिए जेल गई थी। पलक, नहीं माँ, यह क्या करने जा रही हो आप? मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, आकांक्षा को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और तू आकांक्षा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ऐसी बातों का बच्चे ध्यान नहीं देते। आकांक्षा, हाँ हाँ, बच्चे तो ध्यान नहीं देते ही नहीं हैं। बच्चों को तो आपने बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। एक हत्यारन के बच्चे कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हैं। आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। पलक कपाड़िया, आप औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। कलंक, आपकी बेटी बनने से अच्छा है कि भगवान मुझे जन्म ही ना देता और तू जैसी औरत को बांझ बजा कर रखता। बांझ मन तो कर रहा है अपने शरीर से एक एक कतरा खून का बहा दूँ, और जितना भी गंदा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है सबको बहा दूँ। लेकिन बस ये सोच कर रुकी हूँ कि तुम्हारी गंदी खून के साथ साथ मेरे पिता का भी मेरी रगों में दौड़ता है, वरना तुझ जैसी औरत का तो खून तक अपने शरीर में ना रखूं। बस बस, बहुत बोली। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में इस तरह बात करने की? तू अपनी माँ को कलंक बता रही है। सबसे बड़ी कलंक तो तू है हमारे लिए। जो अपनी माँ की सगी नहीं हो सकती, वह हमारी क्या होगी? और शर्म तो हमें आनी चाहिए। तू जैसी पोती जो मिली है हमें, एक नंबर के नालायक। और क्या कह रही है तू? गंदा खून अपने शरीर में ना रखे। बस अपने पिता के बारे में सोच कर रुक गई। क्या जानती है तू अपने पिता के बारे में? पिता के बारे में तो छोड़, क्या तुझे तेरा असली नाम भी पता है? पलक, नहीं 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 माँ, नहीं, आप आकांक्षा को कुछ नहीं बताओगे। रेखा, नहीं पलक, आज मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली। इसके जैसी पोती तूफान मुझे नहीं देती तो ही अच्छा था। और क्या कहा तूने? इससे अच्छा तो पलक को भगवान बांझ ही रखता। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तुझ जैसी औलाद से अच्छा ही भगवान औरत को बांझ रखे। कम से कम तू जैसी औलाद का तो दुख नहीं भरना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। और तू मेरी बेटी को गलत ठहरा रही है। जानती भी है तेरी माँ जेल क्यों गई थी? नहीं जानती तो मैं बताती हूँ। जिस दिन तू पैदा हुई थी ना, उस दिन तेरी माँ ने बड़े ही प्यार से तेरा नाम रूही रखा था। हाँ, तेरा असली नाम रूही है। जिस दिन तू पैदा हुई थी ना, उस दिन तेरे बाप ने तेरी माँ को घर से धक्का देकर निकाल दिया था। हमें तो पता ही नहीं था कि तेरी माँ कहाँ है कहाँ नहीं है। इस बीच तेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें तेरे बाप को लगा कि तू मर गई है। मैं तुझे छोड़कर कपाड़िया मैंसन लौट आया था। जब तेरा बाप तुझे छोड़कर आया था ना, तब भी तेरी माँ ही थी वह जो तुझे मुंबई से वापस लेकर आई थी। और तेरी माँ का जेल जाने का कारण भी तू ही तो है। अभी भी तू ठीक से कुछ ना समझ पाई हो तो मैं तुझे ठीक से समझाती हूँ। तूने इतना तो सुन लिया कि तेरी माँ एक हत्यारन है,
क्या तूने यह सुना कि तेरी माँ किसको मार कर जेल में गई थी? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। तेरी चाची को। हाँ, तेरी चाची आंचल कपाड़िया को, क्योंकि उसने तुझे किडनैप किया था। वह चाहती थी कि हम सारी ज़मीन जायदाद आंचल के नाम कर दें। ऐसा भी नहीं था कि आंचल के नाम वह ज़मीन नहीं थी। एक बार आंचल ने हमसे ज़बरदस्ती धोखे से वह सारी जायदाद अपने नाम पर करा ली थी और हमें घर से बाहर निकाल दिया था। तब भी वह तेरी माँ ही थी जिसने हमें सहारा दिया, संभाला। उस आंचल ने तो तुम्हारे बाप के कमरे में आग लगा दी थी, उसे जान से मारने के लिए। जब तुम्हारा बाप अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, तब भी तुम्हारी माँ ही उसे बचा कर लाई थी। और तुम्हें बचाने के लिए तो तुम्हारी माँ ने सारी हदें पार कर दी थी। जब आंचल तुम्हें लेकर हवेली में छुपी थी और पलक ने उसे ढूंढ निकाला था, तो पलक ने बड़े ही प्यार से आंचल से अपनी बच्ची को मांगा था। लेकिन उसके सर पर तो सिर्फ पैसा, शोहरत, रुतबा, इन सब का भूत सवार था। आंचल ने जैसे ही तुम्हारी जान लेनी चाहिए थी, तब पलक ने तुम्हें बचाने के लिए आंचल के शरीर के आर पार तलवार कर दी थी और उसे हवेली से नीचे धक्का दे दिया था। उस समय भी तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया था तुम्हें बचाने के लिए, और आज भी यह पत्थर की मूरत की तरह खड़ा होने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे बाप ने उस दिन पलक को बहुत समझाया था कि आंचल को मार दिया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो पलक ने क्या कहा था? पलक ने सिर्फ यही कहा था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी को आबाद करके रहूँगी। लेकिन आज मुझे लगता है मेरी बेटी की गुरबाड़ी व्यर्थ चली गई। उसने अपनी ज़िंदगी के 7 सालों की आहुति तुम जैसे नालायक को बचाने के लिए दे दी, और बदले में उससे क्या मिला? हत्यारन, खूनी, औरत के नाम पर कलंक। इन्हीं शब्दों से नवाजा था तुमने अपनी माँ को थोड़ी देर पहले। आकांक्षा, दादी हो, रेखा कपाड़िया, चुप, एकदम चुप। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आंचल को मारने के बाद तुम्हारी माँ को 10 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन मेरी बेटी के अच्छे व्यवहार के कारण उसे 7 साल में ही छोड़ दिया गया। तुम्हारी माँ को तो सज़ा हो गई थी, लेकिन आंचल के पति नवीन को, हाँ तुम्हारे बाप के छोटे भाई यानी कि तुम्हारे चाचा को, तब भी चैन नहीं आया था। तुम्हारा चाचा सीधा तो बहुत बनता था, कुछ दिन हमारे साथ भी रहा, लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वही निकला तुम्हारा चाचा। पलक की मासूम सी बहन को नवीन ने फंसा लिया और उसके साथ संबंध भी बना लिया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो विनाश की तरफ चलने लगता है। वही हुआ नवीन के साथ। नवीन ने नैना को तो फंसा ही लिया था, वहीं दूसरी तरफ नवीन ने रूपल को भी फंसा लिया। जानती हो रूपल को? या भूल गई? वही जो तुम्हारे साथ बचपन में खेला करती थी। रूपल नवीन से सच्चा प्यार कर बैठी थी, लेकिन नवीन को तो सिर्फ रूपल के शरीर से प्यार था, रूपल से नहीं। जब नवीन का काम निकला तो उसने रूपल को छोड़ दिया। नवीन ने रूपल को छोड़कर नैना से भागकर शादी कर ली। जब यह बात रूपल को पता चली तो रूपल ने फांसी लगा ली। रूपल ने फांसी लगाने से पहले ही 1 लीटर में सब कुछ लिखा दिया था कि वह क्यों मर रही है। जब सबको पता चला कि रूपल के मरने के पीछे का क्या कारण है, तब रूपल के परिवार वालों ने, रिश्तेदारों वालों ने और पड़ोसियों ने कपाड़िया मेंशन पर हमला बोल दिया। उस हमले में नवीन तो नैना को लेकर वहाँ से भाग गया और वहाँ फंस गए हम। वहाँ से हम तो जैसे तैसे निकल गए, पर हम तेरे दादाजी को नहीं बचा पाए। उस हमले में तुम्हारे दादाजी की जान चली गई। हम वहाँ से भागकर यहाँ अमृतसर आ गए और तब से लेकर आज तक हम यहाँ रागिनी के घर ही रह रहे हैं। पलक, इसलिए मुंबई के लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए कपाड़िया मेंशन कितनी बुरी हालत है। और मेरी बहन कहाँ है? माँ, मेरी बहन रेखा, वह तो हम नहीं जानते। हाँ, पर इतना जानते हैं कि नवीन ने कई बार मुंबई के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है जो उसके दोस्त थे। पलक, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं देवर जी को ज़रूर ढूंढ कर निकाल लूँगी और उनके किए की सज़ा उनके दिलवाऊँगी। इस कहानी का अंत ज़रूर होगा, मैं कसम खाकर कहती हूँ। अगले 48 घंटों में मैं नवीन को ढूंढ कर निकालूंगी और रूपल को इंसाफ दिलवाऊंगी। एक बार फिर से हम अपने कपाड़िया मेंशन में जाकर रहेंगे।
क्या पलक नवीन को ढूंढ निकालेगी या नहीं, क्या उसे सज़ा मिलेगी? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।